आखिरकार 35 साल के इंतजार के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े चेंजेस आ चुके हैं, बड़ा बदलाव आ गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि ये पारित हो चुकी है। नई शिक्षा नीति जो है बड़ी चेंजेस लेकर के आई है। ये इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ये तीसरी नई नीति है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद बस 2 ही एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए थे हमारे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं। इसमें 1 या 2 चेंजेस नहीं, इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं जो सभी के लिए कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेके और लोगों को हर फील्ड में जाने का मौका देता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि ये है क्या। जानने के लिए इसमें बहुत कुछ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि स्कूल से लेकर के एक टीचर के एजुकेशन तक हर एक चीज़ में उसमें चेंजेस आए हैं। अब चलिए जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे रूमर्स भी हैं, आप यूट्यूब पे देखते हैं या फिर कहीं भी जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो कहीं ये दिखता है कि ये चेंज आया है, वो चेंज आया है। हालांकि मैंने कुछ पॉइंट्स इसके समराइज़ किए हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, जहाँ कहाँ कहाँ पे बड़ा बदलाव आया है तो वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये इसकी नीति को कब मंजूरी दी गई? ये 29 जुलाई 2020 को। इसके पहले 2 ही बार हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया था। सबसे पहला वो था 1968 में, ये था जो कि बना था 1964 और 1964 से लेकर के 1966 में, जो कोठारी कमीशन के नाम से आप जानते हैं। डॉक्टर दौलत राम कोठारी जो थे उनके लीडरशिप में ये नई शिक्षा नीति जो है, यानी कि शिक्षा नीति जो है ये पास हुई थी। जिसमें क्या था, उस शिक्षा नीति में क्या था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उनको दी जाएगी। तो ये था इसमें, और इसमें ये था कि इसमें साइंस, मैथ्स, जितने भी क्वालिटेटिव एजुकेशन होते हैं उन सभी शिक्षा को, यानी कि जो लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उन सभी सब्जेक्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये था 1968 में, जो सबसे स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 के बाद से जो पहला चेंज हुआ था वो 1968 में माना जाता है, दौलत राम कोठारी के लीडरशिप में। नेक्स्ट था 1986 में। नेक्स्ट जो शिक्षा नीति बनी थी वो थी 1986 में। अब ये जो 1968 में ये मतलब इसको किसने लागू किया था? इसको लागू किया था इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको लागू किया था। ये जो 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी इसको लागू किया था राजीव गांधी ने। इसको लागू करने वाले कौन थे? राजीव गांधी ने। उन्होंने क्या किया था, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था? आधुनिकीकरण पे। आधुनिकीकरण यानी कि कंप्यूटर एजुकेशन और लाइब्रेरी वगैरह पे, जो डिफरेंट टाइप्स की जो बुक्स होती हैं, इन सभी संसाधनों पे ज़्यादा फोकस किया था उन्होंने। तो ये जो 2 शिक्षा नीति आई थी जिसके बारे में मैंने बताया आपको। अब तीसरी शिक्षा नीति जो कि आप देख रहे हैं आपके सामने है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। अब इसमें क्या क्या बड़ा बदलाव आया है तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि विल ब्रिंग 2 करोड़ चिल्ड्रन बैक। ये भारत में हमारे, यानी कि पूरे जो हमारे भारत में लगभग 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से पीछे छूट गए हैं, उनको सबसे पहले वापस लाने का काम किया जाएगा। जिनकी भी स्कूली शिक्षा जो है, स्कूल एजुकेशन है, वो छूट गई है, उनको वापस लाने का काम किया जाएगा। अब सोचिए आप कि जब 2 करोड़ बच्चे वापस आएंगे हमारे अपने स्कूल सिस्टम में, तो ढेर सारी टीचर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, स्कूल्स खोले जाएंगे, अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवसर आएंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। अब जो हमारा 10+2 जो चलता था, यानी कि हाई स्कूल 10th तक का और जो 2 इंटरमीडिएट था, ये अब चेंज हो चुका है। ये जो व्यवस्था थी इसको अब ये नहीं रह गई है। नई शिक्षा नीति में क्या होगा हम आपको बताते चलते हैं। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अब ये बदल करके हो गया है 5+3+3+4। 10+2 के जगह पे 5+3+4, 3+4। अब इसमें क्या है ये जान लेते हैं। 5+3+3+4 क्या है? यहाँ पे जो 5 साल जो लिखा हुआ है ये रहेगा, इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे आएंगे।
ये जो है, ये जो 5 जो आपको दिख रहा है, इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे आएंगे, जिसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग के जो 3 इयर्स होते हैं इस 5 साल में, स्टार्टिंग के जो 3 साल हैं वो प्री प्राइमरी के होंगे, या तो फिर आप कह सकते हैं आंगनबाड़ी के, प्री प्राइमरी के या तो फिर आंगनबाड़ी के, ये 3 साल होंगे। उसके बाद इसमें जो 2 साल और बचा, क्योंकि ये 5 है तो 3 साल आंगनबाड़ी के, दूसरा जो ये 2 साल जो है ये रहेगा क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। तो 3 साल आपका आंगनबाड़ी का हो गया, 2 साल क्या है क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। अब आते हैं, और इसमें कौन से बच्चे आएंगे, 3 से 8 वर्ष के बच्चे। इस स्टेज को बोला जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। क्या बोलेंगे इसको, फाउंडेशनल स्टेज। क्यों फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों की नींव रखी जाएगी, बच्चों की नींव रखी जाएगी, उन्हें किताब, कॉपी, बुक्स, कॉपीज, नोटबुक्स, इन सभी चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा जाएगा। प्ले वे मैथड लागू होगा। प्ले वे मैथड यानी कि खेल खेल में बच्चे पढ़ेंगे, खेल खेल में एक्टिविटीज़ करके बच्चे पढ़ेंगे, उनके सामने किताब, कॉपियों, इन सभी चीज़ों का बोझ नहीं रहेगा अब। तो ये प्ले वे मैथड आप समझ सकते हैं, खेल खेल में बच्चे सीखेंगे। अब आता है ये 3 साल, वापस का ये जो 3 साल है इसमें क्या होगा, इसमें आपके कौन कौन से क्लास के बच्चे रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्लास 1 और क्लास 2 तक हो चुका। इस 3 साल में क्लास 3 के, क्लास 4 के और क्लास 5, इन 3 साल में क्लास 3, 4 एंड 5 यानी कि इन बच्चों की पढ़ाई होगी। इसमें कौन से वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे, जैसे ये था 5 साल वाला 3 से 8 साल के, अब इस 3 साल में आपके 8 से 11 सॉरी मतलब 9 से 11, 8 साल तक तो ये हो चुका, यहाँ पे आएगा 9 से 11 यानी कि आपका 9 वर्ष का बच्चा रहेगा तो क्लास 3 में, 10 वर्ष का बच्चा रहेगा तो क्लास 4 में, और 11 वर्ष का बच्चा रहेगा तो इसमें रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया ये 3 वर्ष। इसको बोला जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज या फिर इनिशियल स्टेज आप कह सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था, जिसमें बच्चों को लिखना, पढ़ना और जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन सभी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं ये तीसरा, इसमें क्या होगा, ये जो नेक्स्ट 3 साल है इसमें क्या होगा, ये रहेगा आपका 12 से 14 साल के बच्चों तक के लिए। अब इसमें कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, अब यहाँ पे क्लास 5 तक बच्चा पढ़ चुका, यहाँ पे आएंगी आपकी 6, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। ये रहेगा आपका ये जो 3 साल है, इसमें क्लास 6 के बच्चे, क्लास 7 के बच्चे और क्लास 8 के बच्चे। कौन सी वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे, मतलब वर्ष क्या होना चाहिए, 12 से यहाँ पे रहेगा आपका 14। ये हो गया आपका अगला 3 साल। अब इसमें जो क्लास 6, 7, 8 की जो पढ़ाई होगी ये एक इंटर्नशिप पे बेस्ड होगी। इंटर्नशिप यानी कि बच्चे को ऐसा किया जाएगा कि वो किसी एक स्किल में, किसी एक कौशल में बिल्कुल परफेक्ट होकर के निकले। क्लास 6, 7, 8 में ऐसी पढ़ाई होगी यानी कि बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक स्किल में बिल्कुल ही परफेक्ट हो, और अगर वो इंटर्नशिप आगे चल करके करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे उनको म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, डांस बहुत पसंद है तो अलग से डांस क्लास ज्वाइन करके वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसमें बच्चों को बिल्कुल ही आज़ादी होगी कि वो अपने मनपसंद तरीके से वो सब्जेक्ट्स को क्या करें, सीख सकें। नेक्स्ट है अब ये जो आपका 4 वर्ष का आता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है, 1 मिनट में इसको रब कर दूँ ताकि क्लियरली समझ आए। ये जो 4 वर्ष है इसमें अब कौन से बच्चे आएंगे, क्लास 9 के, 10th के, 11th के और 12th के, ये 4 वर्ष है। ये इसको बोला जाएगा सेकेंडरी स्टेज। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें बच्चों की नींव रखी जाएगी। ये जो 3 साल था इसमें प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चे प्रिपेयर होंगे पढ़ने के लिए। प्रिपरेटरी स्टेज, इनिशियल स्टेज कह सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था। ये जो 3 वर्ष रहेगा इसको बोलेंगे मिडिल स्टेज, माध्यमिक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ये 4 वर्ष है ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्टेज। ये क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th, 12th। तो इस तरीके से हमारे ये 10+2 का बदलाव हुआ है। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चेंजेस हुए वो हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लागू हुआ है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या मतलब है, जैसे बोर्ड एग्जाम्स में बच्चा क्या कर सकता है, अब उसको पूरी छूट होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही पढ़ना है।
कुछ और सब्जेक्ट पर आर्ट पढ़ रहा है तो वो और कोई साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज आया है कि बच्चा फिजिक्स के साथ अगर चाहे कि वो ड्राइंग सीखना चाह रहा है तो वो सब्जेक्ट भी वो सीख सकता है। केमिस्ट्री के साथ चाह रहा है कि वो म्यूज़िक सीखे तो वो म्यूज़िक सीख सकता है। अगर आर्ट का कोई जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी अलग से पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके के बच्चों को अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी होगी। यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री कर दिया गया है कि बच्चों को यहाँ पे क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाए, उनको स्किल बेस्ड सिखाया जाए। ये नहीं कि हम लोग बर्डन बस डाल दिए बच्चों पे, बच्चों को एक तरीके से वो बर्डन लग रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ उनको स्किल वगैरह स्किल जो अलग से स्किल्स वो सीखना चाहते हैं, तो उसको कह सकते हैं कि बच्चे अपने मन से दूसरे सब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट है यहाँ पे अब देखेंगे ये टीचिंग अप टू ग्रेड इन मदर टंग। इसमें देखिए क्लास 5 तक बिल्कुल ये अनिवार्य कह सकते हैं, ये कह दिया गया है कि उनको किसी एक सब्जेक्ट से पढ़ाई करने को मजबूर नहीं किया जाएगा। जो पढ़ाई होगी उनकी मदर टंग में होगी, यानी कि मातृभाषा हिंदी में होगी। देखिए सबसे पहले क्या था, कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें इंग्लिश पढ़ने का ज़्यादा दबाव दिया जाता है, तो यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ने का नहीं, वो एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जो पूरी पढ़ाई है वो किस में रहेगी, मदर टंग में रहेगी। ये है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, असेसमेंट। यहाँ पे देखिए असेसमेंट जो है ये 360 डिग्री पे असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन। सबसे पहले क्या होता था कि लोग पेन पेपर टेस्ट देते थे, उसी के अकॉर्डिंग उनका असेसमेंट होता था। अब ये जो हो गया है वो हो गया है 360 डिग्री, यानी कि बच्चे की हर एक स्किल के मार्क्स को काउंट किया जाएगा। अगर बच्चा किसी एक स्किल में बेटर है, दूसरे में बेटर है, और मान लीजिए सपोज किसी कोर सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसी के मार्क्स के बेसिस पे उसको पास या फेल कर देंगे, उसका पूरा ओवरऑल मूल्यांकन किया जाएगा। इवन इसमें 360 डिग्री का मतलब है कि इसमें उसके सहपाठी, उसके जो पीयर ग्रुप हैं वो भी उसका मूल्यांकन करेंगे, वो स्वयं का भी मूल्यांकन करेगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा। और तीसरा ये कि उसके टीचर्स उसका मूल्यांकन करेंगे कि उसका बिहेवियरल स्किल कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो किसी सब्जेक्ट में कैसा है, म्यूजिक में कैसा है, ड्राइंग में कैसा है, अदर स्किल में कैसा है। तो इस तरीके से यानी कि स्टूडेंट खुद का भी असेसमेंट करेगा, उसके फ्रेंड्स भी उसका असेसमेंट करेंगे और उसके टीचर्स भी उसका असेसमेंट करेंगे। तो ये है 360 डिग्री असेसमेंट, मूल्यांकन। अब आते हैं हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में क्या होगा, जब 12th के बाद यहाँ पे 9, 10, 11, 12 बच्चे ने पढ़ लिया। एक चीज़ और कि बोर्ड एग्जाम्स जो होते थे आपके सेम पैटर्न पे होंगे, बस उसके सिलेबस में चेंज किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। जैसे अब बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार एग्जाम होगा। ये माना गया है कि बोर्ड एग्जाम में बोर्ड का जो एग्ज़ाम एक ही बार होता है, जिसमें कुछ बच्चे होते हैं लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ते हैं, उनके लिए अब देखिए अब 2 बार एग्जाम्स होगा। मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम एक साल में 2 बार होगा, उसको बच्चों को पास करना होगा। उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होंगे जिसमें बच्चों की स्किल्स वगैरह देखी जाएगी, और पेन पेपर टेस्ट जो होता है वो एज इट इज़ होगा, लेकिन उसके सिलेबस में बहुत बिग चेंजेस आने वाले हैं। अब हायर एजुकेशन देखिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट क्या है। ये जो मैंने आपको बताया कि ये 11th 12th या बोर्ड के बच्चे जो होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को उनको थोपा नहीं जाएगा कि आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हैं तो आप म्यूज़िक नहीं पढ़ सकते हैं, ड्राइंग नहीं पढ़ सकते हैं, डांस नहीं सीख सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा बच्चों के लिए, अपने मर्जी के हिसाब से बच्चे सीखेंगे ताकि उन पर कोई तनाव ना रहे। अब है नेक्स्ट मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। अब ये देखिए, ये भी आपने सुना होगा एक वर्ड जो कि लागू है, जिसको नीति में लाया गया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्या है, इंटरमीडिएट के बाद जैसे कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई दूसरा कोर्स करता है। यहाँ पे क्या है कि अगर क्या होता है, कई बार किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी कारणवश हमारी 1 साल की पढ़ाई के बाद क्या होता है, बीच में ड्रॉप हो जाता है, छूट जाता है हम आगे की पढ़ाई, फिर वो 1 साल हमारा बर्बाद हो गया, जो हमने पढ़ा है वो बर्बाद हो गया। इसमें क्या है कि आप किसी भी टाइम एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपकी पढ़ाई किसी मजबूरीवश छूट गई है तो वहाँ से आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं और उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब चलिए देखते हैं वो क्या है। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में उसको बता देती हूँ। जैसे सपोज 1 साल का, जैसे मान लीजिए अब बीए या बीएससी, सपोज बीए का ही है, ठीक है, तो
1 साल का किसी ने कोर्स किया, बीच में उसकी पढ़ाई छूट गई, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल उसका वेस्ट जाएगा। 1 साल के लिए उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ उसने 1 साल का कोर्स किया है। और अगर उसने 2 साल का कोर्स कर लिया, बीए को अगर 2 साल तक कंप्लीट कर लिया और किसी वजह से छूट गया, तो ऐसा नहीं है कि उसके 2 साल वेस्ट चले गए, उसको डिप्लोमा का मिलेगा, डिग्री, उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या डिग्री आप कह सकते हैं, 2 साल डिप्लोमा का मिल जाएगा। फिर अगर सपोज वो 3 साल तक पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसको यहाँ पे पूरा डिग्री मिल जाती है। 3 साल के बीए कंप्लीट करने के बाद उसको डिग्री मिल जाती है। यहाँ पे 3 साल कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी नौकरी में जा सकते हैं, आपको फ्रीडम है जाने की। और अगर आप 4 साल, एक 4 साल का भी अब आएगा जिसमें रिसर्च करने के लिए, आगे रिसर्च के लिए लोग जा सकते हैं। तो चौथी साल अगर जो लोग रिसर्च का कर लेते हैं तो उनको आगे, अगर वो 1 साल का भी एमए कर लें, ये 4 साल के बीए रिसर्च करने के बाद 1 साल का भी वो आगे एमए कर लेते हैं तो वो आगे पीएचडी कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम रहेगी, मतलब बीच में आपकी किसी भी साल की पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी। तो ये है आपका मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। नेक्स्ट है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, अब बैंक से आप सोच रहे होंगे यहाँ बैंक का क्या काम है। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब है आपने सपोज ये 1 साल का जो कोर्स करके बीच में आपकी पढ़ाई ड्रॉप हो गई, तो ये आपके पूरे मार्क्स जो हैं ये आपके इस बैंक में आपके नाम से एक वो एकेडमिक बैंक बनेगा जिसमें आपके ये पूरे मार्क्स क्या रहेंगे, सेव रहेंगे। आपके जो पहले ईयर्स के जो सर्टिफिकेट के मार्क्स थे वो पूरे सेव रहेंगे। और अगर आप फिर 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, ये पूरे मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे, इसमें पूरे ये ऐड हो जाएंगे। तो ये है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल का अर्थ है किसी एक भाषा को फोर्स नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश आनी ही चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बहुभाषावाद को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे किसी को भी स्थानीय भाषा भी आनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा भी आनी चाहिए, मतलब ज़्यादातर फोकस किया जाएगा कि उसकी पढ़ाई जो स्टार्टिंग मदर टंग में हो और आगे भी उसको स्थानीय जो लोकल लैंग्वेज है उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। तो मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषावाद पे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं टीचर एजुकेशन पे। नेक्स्ट इज टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन का क्या मतलब है, यानी कि 2030 तक जो है इसमें क्या होना चाहिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचर बनने की वो होनी चाहिए इंटीग्रेटेड बीएड, वो भी 4 साल का, ये इंटीग्रेटेड बीएड जो 2030 तक टीचर बनने की है वो 4 साल की होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 1 साल का बीएड किया हुआ है, 2 साल का किया हुआ है, किसी ने बीटीसी किया है, किसी ने बीएलएड डीएलएड कई सारी कोर्सेज जो होते हैं टीचिंग के वो आपने किया तो आपका वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो कुछ भी आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। और ये जो 4 साल का बीएड है ये आपके कोर्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे एक बार मैं इसको भी समझा देती हूँ किस तरीके से है। अगर कोई इंटरमीडिएट के बाद 12th के बाद अगर चाहता है कि वो टीचर बन जाए, तो अगर 12th के बाद वो टीचर बनना चाहता है तो उसे ऑब्वियसली 4 इयर्स का बीएड करना होगा। 12th के बाद उसे 4 इयर्स का बीएड करना होगा। और अगर ग्रेजुएशन कर लिया आपने, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जो बीएड करना होगा वो 2 साल का करना होगा, तब जा करके आप टीचर बनने के एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, तो पीजी करने के बाद आपको बीएड जो होगा 1 साल का हो जाएगा। तो इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें 4 साल का बीएड होगा तो फिर हमारा जो कोर्स है वो बिल्कुल ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 1 साल का भी बीएड किया हुआ है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबके लिए कोई ना कोई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आएंगी ही आएंगी। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो वैसे ही देते रहें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न देखा जा रहा है कि लोग सोच रहे हैं हमारी डिग्री तो बर्बाद हो गई। कुछ लोग जो अभी अपीयरिंग हैं, जो बीएड कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो उनके लिए भी ऐसा उनको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे धीरे धीरे सबके लिए अवसर आएंगे, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। नेक्स्ट देख लीजिए, एफिलिएटेड कॉलेजेस विल बी इंडिपेंडेंट। अब जो एफिलिएटेड कॉलेजेस जो होते थे, जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सारे कॉलेजेस, कई सारे कॉलेज पूरे यूपी के क्या हैं, लगभग एफिलिएटेड हैं, यानी कि उससे संबद्ध हैं। तो अब ये नहीं होगा। आने वाले 15 साल के बाद क्या होगा, हर एक कॉलेज का अपना
खुद का स्टैंडर्ड होगा। कोई भी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध नहीं होगा। अब क्या होगा, सबके कॉलेज का अलग अलग अपना खुद का स्टैंडर्ड होगा, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट ये है स्किल बेस्ड लर्निंग। देखिए स्किल बेस्ड लर्निंग पे अब ध्यान दिया जाएगा। स्किल बेस्ड साइंटिफिक जितने भी क्वालिटेटिव गुणवत्ता वाले जो आपको एजुकेशन है वो दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रॉट लर्निंग, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था केवल रटंत विद्या वाला आप कह सकते हैं, जिसमें रट करके लोग पेन पेपर जो एग्जाम्स देते थे उसी पे उनको मार्क्स मिलते थे, उसी बेसिस पे वो पास या फेल होते थे। तो वो ऐसा कुछ अब नहीं है, वो बैन हो चुका है बिल्कुल। अब क्वालिटेटिव यानी कि स्किल बेस्ड लर्निंग पे पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा बना हुआ है। नेक्स्ट ये है ऑनलाइन एजुकेशन विल बी प्रमोटेड। ऑनलाइन एजुकेशन तो अभी भी चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। जैसे कोरोना वायरस जब से ये आया हुआ है तब से शिक्षा का बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि अब तो सब बंद हो गया, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी चीज़ें क्या हैं, अपनी लाइन पे हैं, अपने ट्रैक पे हैं, कोई भी ट्रैक से हटा नहीं है। हर एक चीज़ों की प्रॉपरली पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन से। लोगों को जाने की स्कूल जरूरत भी नहीं पड़ रही है, लोग घर बैठे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे एजुकेशन को आगे भी प्रमोट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना जब तक है तभी तक ऑनलाइन एजुकेशन रहेगा, आगे भी इसको प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं नई शिक्षा नीति के जो कि लागू हुई है, और अभी तो इसका ड्राफ्ट एक तरीके से साइन हुआ है, अभी संसद में जाएगा, फिर वापस से इसका कानून बनाया जाएगा, तब आकर के ये यूज में आएगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि 2022 या 2023 तक इसको कोशिश की जाएगी कि धीरे धीरे इसको लागू कर दिया जाए, और 2030 तक एस्टिमेशन है। ये टीचर एजुकेशन का तो इंटीग्रेटेड बीएड वाला जो है 4 साल का, वो 2030 से होगा कि 2030 के बाद जो भी टीचर्स बनना चाहेंगे उनको 4 साल के बीएड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद। तो ये सभी है नई शिक्षा नीति के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको जरूरी है कि पूरा एजुकेशन में क्या बदलाव आया है उसमें जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप कर पाएंगे। और सीटेट, जहाँ तक बात है सीटेट यूपीटेट के, अभी तक उसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है आराम से वो लोग अपनी तैयारी करते रहें। अभी आने वाले 1 साल 2 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके सिलेबस में अचानक से बदलाव हो जाएगा। तो वो एग्जाम्स का पैटर्न सेम रहेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिमिलर हमेशा रहेगा। आने वाले 1-2 साल में बिल्कुल बदलाव होंगे और बड़े बदलाव होंगे, तो उसके लिए तैयार रहिए और अपनी तैयारी रखिए। ऐसा नहीं कि आप डरिए उस चीज़ से कि बड़ा सा बदलाव हो गया मेरा, अब कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल पेशेंस रखिए, सब होगा। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे आएंगी, आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।